कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, जहाँ पर हम फतेही नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई है। फतेही अचानक नींद से उठती है और उसे पता चलता है कि उसका पति घर नहीं आया बल्कि वो पार्टी कर रहा है। वो तुरंत ही उस क्लब में पहुंचती है जहाँ पर उसका पति रघु सोनिया नाम की लड़की के साथ डांस कर रहा था और वो उसके काफी क्लोज था। ये देखकर फतेही को काफी बुरा लगता है। इस बात से उन दोनों में झगड़ा होने लगा, लेकिन रघु का कहना था कि सोनिया मेरी बिजनेस पार्टनर है, वो बस अच्छे दोस्त हैं और सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले दिन फतेही रघु के पिता से मिलती है। इस पर उसका कहना था कि रघु जो भी तुम्हें कहता है वो करना ही होगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी है और पति का ख्याल रखना उसका फर्ज है। और एक शाम फिर से रघु फतेही को लेकर क्लब में जाता है। वो उस पार्टी में फिर से सोनिया के करीब जाता है और वहीं सोनिया का हस्बैंड फतेही के करीब आने की कोशिश करता है। ये सब देखकर फतेही को बहुत दुख पहुंचा और वो पार्टी छोड़कर जाने लगती है। रघु उसे रोकने की कोशिश करता है। इस पर फतेही का कहना था कि सोनिया का हस्बैंड मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, आखिर तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। रघु ने कहा कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे करीब आना चाहेगा। यदि तुम ऐसा नहीं चाहती तो आगे से नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर फतेही बहुत हैरान थी कि आखिर उसका अपना पति ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो गुस्से में वहां से जाने लगी और रघु ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और ये सब फतेही के साथ होता ही रहता है। उसने कहा कि यदि तुम मेरे जैसी नहीं बन सकती तो मेरे साथ रह भी नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वापस इंडिया चली जाओ। और फिर हम देखते हैं कि फतेही इंडिया वापस आ चुकी है, लेकिन यहाँ आते ही उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करने लगे कि उसे इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जानते हुए भी कि रघु उसे मारता पीटता है, तब भी उसके पेरेंट्स का यही कहना था कि उसे अपना ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आखिर वो उसका पति है और अब वो यहाँ रहेगी तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे और उसकी वजह से फतेही की छोटी बहन की भी शादी में अड़चन आएगी। अपने माता पिता की ये सारी बातें सुनकर फतेही को काफी दुख पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ हम रघु को देखते हैं। अचानक उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बाहरी चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो कभी बाप नहीं बन सकता। ये सारी बातें सुनकर रघु के पिता को भी काफी दुख पहुंचता है कि आखिर उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा कारोबार रघु के बाद कौन संभालेगा। लेकिन तभी डॉक्टर उनके पास एक खुशखबरी लेकर आता है कि रघु की पत्नी वैदेही प्रेग्नेंट है। दरअसल कुछ दिन पहले वैदेही को वीकनेस फील हो रही थी और डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए थे और अपने रिपोर्ट्स वो इंडिया नहीं ले गई और ना ही उसने देखी। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट्स अभी अभी उन्हें दी। ये बात सुनकर रघु और उसके पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन वैदेही को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है। रघु के पिता ने उसे समझाया कि तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते, यही मौका है कि तुम वैदेही को वापस यहाँ ले आओ। लेकिन रघु वैदेही के साथ रहना नहीं चाहता। उसके पिता ने उसे समझाया कि तुम अभी वैदेही को यहाँ ले आओ, जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद उसे डिवोर्स दे देना, इससे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ जाएगा और वैदेही तलाक के बाद तुमसे अलग हो जाएगी। और यदि वो तलाक के लिए ना मानी तो हम उसे जान से भी मार सकते हैं। लेकिन उनकी ये बातें डॉक्टर ने सुन ली थी और फिर रघु वैदेही को कॉल करता है। वैदेही उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों के कहने पर वो रघु से बात करती है। रघु ने उसे बताया कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, पर वो वैदेही को बहुत मिस कर रहा है। वो मानता है कि उसने गलती की है और अब वो अपनी पत्नी के साथ वापस रहना चाहता है। रघु की बातें सुनकर वैदेही तुरंत ही बदल जाती है। उसका सारा गुस्सा जो रघु के लिए था खत्म हो गया और इसलिए वो उसके पास वापस जाने लगी। लेकिन जैसे ही वैदेही एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी तुरंत ही गम में बदल गई जब डॉक्टर ने उसे बताया कि रघु और उसका पिता प्लान कर रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं पता। वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब वैदेही वहां से भागना चाहती थी।
लेकिन सामने रघु के आदमी थे। वैदेही वॉशरूम का बहाना करके वो वहां से निकल जाती है और एक कुरियर ट्रक में बैठकर नागपुर पहुंच जाती है। वहां पर रघु के आदमी वैदेही को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चलता है कि यहाँ से अभी अभी नागपुर के लिए एक कुरियर ट्रक निकला है और वो ये सारी बात रघु को बता देते हैं। इसलिए रघु भी इंडिया वापस आने की तैयारी कर लेता है ताकि वो वैदेही को अपने साथ ले जा सके। वहीं रघु के आदमी वैदेही का पीछा करते हुए नागपुर पहुंच चुके थे। वैदेही रात में यहाँ वहाँ भाग रही थी। तभी वो एक शॉप के सामने पहुंचती है। शॉप में मौजूद एक आदमी वैदेही को अंदर की तरफ इशारा करता है। उस आदमी का नाम राजू है और वो एक चोर है। अभी भी वो उस दुकान में चोरी करने के लिए आया था। राजू ने वैदेही को बताया कि उसे दुबई में जॉब मिल चुकी है, लेकिन उसे 50,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए वो चोरी कर रहा है। ये एक सुनार की दुकान थी। वैदेही की हालत देखकर राजू उसे भी कुछ पैसे देने लगता है, क्योंकि उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो घर से भाग आई है, लेकिन वैदेही उसके पैसे नहीं लेती। राजू ने उससे कहा कि मैं खिड़की से बाहर जाऊंगा और मेरे पीछे वो आदमी लग जाएंगे, तब तक तुम दरवाजे से बाहर निकल जाना। वैदेही उसकी बात मान लेती है। वैदेही वहां से रास्ते में जाती हुई बारात में शामिल हो जाती है। वहां से शादी वाली जगह पर पहुंचकर वैदेही की मुलाकात फिर से राजू से होती है। उसे लगता है कि ये शादी राजू के रिश्तेदार की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। राजू बस एक चोर है और वो यहाँ छुपने आया था। और फिर वो उसके साथ मिलकर खाना खाने लगती है। तभी अचानक वैदेही को उल्टियां होने लगती है, जिसके बाद वहां पर मौजूद औरतों को ये पता चल जाता है कि वैदेही प्रेग्नेंट है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये शादी मैथिली नाम की एक लड़की की है और उसके पिता ही शादी का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। उन्हें लड़के वालों को 5 लाख रुपए देने थे, लेकिन उसमें से 50,000 रुपए खर्च हो गए थे। इसलिए उसके पिता मैथिली के होने वाले ससुर से बात करते हैं कि उन्हें 2 दिन की मोहलत चाहिए और वो रकम पूरी कर देंगे। लेकिन उसके ससुर का कहना था कि यदि उन्होंने ये रकम अभी पूरी नहीं की तो वो बारात लेकर वापस चले जाएंगे। मैथिली के पिता बहुत रोते हैं। ये सारी बातें मैथिली भी सुन रही थी, साथ ही साथ वैदेही भी ये सब सुन रही थी। इसलिए वो मैथिली के पास जाती है और उससे कहती है कि वो अपने दूल्हे से बात करे। वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, शायद वो तो उसे समझेगा, और इसलिए वो अपने दूल्हे को वहां पर बुलाती है। लेकिन उसका कहना था कि यदि तुम्हारे पिता को 5 लाख रुपए देने नहीं थे तो वादा क्यों किया, और उसके पिता जो कहते हैं वो वही करता है। यदि उन्होंने ये 5 लाख रुपए पूरे नहीं किए तो बारात वापस चली जाएगी। वैदेही वहां से राजू के पास जाती है। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो मैथिली के पिता को 50,000 रुपए दे दे, क्योंकि उसने तो अभी अभी चोरी की है। राजू के ये पैसे जॉब के लिए थे। वो पहले तो ये पैसे देने से मना करता है, लेकिन मैथिली के हालात देखकर वो ये पैसे देने के लिए मान जाता है। राजू के ये पैसे लेकर मैथिली के पिता उसके ससुर को देने लगा, लेकिन तभी वो ज्वेलर आ जाता है जिसकी दुकान से ये पैसे चोरी हुए थे। उसने कहा कि मेरी दुकान में चोरी हुई है और ये पैसे मेरी ही दुकान के हैं। उसने मैथिली के पिता को चोर बताया, लेकिन तभी राजू बोल पड़ा। उसने कहा ये पैसे मैंने चोरी किए थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैथिली के पिता को ये पैसों की ज्यादा जरूरत है तो मैंने ये पैसे उन्हें दे दिए। इन सब के बीच मैथिली का एक फ्रेंड आता है। उसने बताया कि मैंने इस आदमी को मैथिली के कमरे में देखा था, जरूर मैथिली के साथ इस आदमी का चक्कर है। और अब मैथिली के ससुर का कहना था कि अब 1 लाख रुपए और देंगे तभी वो मैथिली को अपनी बहू बनाएंगे। मैथिली के पिता ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की और तब मैथिली खड़ी होकर बोली कि मुझे ये शादी नहीं करनी, ना ही अब हम आप लोगों को 1 रुपए भी देंगे। आप लोग इतने लालची होंगे हमने कभी नहीं सोचा था। मेरे पिता ने इतने सारे खर्चे पूरे किए, तब भी आपकी मांगे पूरी ही नहीं हो रही। एक के बाद एक मांग बढ़ती ही जा रही है और वो उनको वहां से जाने के लिए कहती है। बारात तो वापस चली जाती है, लेकिन मैथिली के पिता उससे नाराज हो गए थे कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वहीं उसकी दादी इस बात के लिए उसे शाबाशी देती है कि उसने जो भी किया ठीक किया। और अब राजू के पैसे उसे वापस मिल गए थे और अब उसे दुबई जाना था। उसने वैदेही को एक लेटर दिया कि वो उसे उसकी माँ तक पहुंचा दे।
साथ ही वो उसे कुछ पैसे भी देता है ताकि वो उसे उसकी माँ को दे सके। और फिर राजू वहाँ से चला जाता है और वैदेही राजू के गांव हरिपुर के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर वैदेही की मुलाकात एक थिएटर डांसर से होती है जिसका नाम जानकी था। वो बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत करती है और वैदेही को उसका नाटक बहुत पसंद आता है। और फिर उसकी मुलाकात थिएटर के ऑनर पुरुषोत्तम से होती है। वैदेही राजू की माँ के बारे में उससे पूछती है। तब पुरुषोत्तम बताता है कि उसकी माँ को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। राजू ने खुद ही उसका अंतिम संस्कार किया था और वो लेटर उसकी माँ के लिए नहीं बल्कि वैदेही के लिए था, जिसमें लिखा था कि वैदेही प्रेग्नेंट है और उसे इस तरह से यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। वो उसकी माँ के घर में रहे और साथ ही साथ उसने उसे चाबी भी दी थी। लेकिन घर की चाबी देने का मतलब वैदेही उस वक्त नहीं समझ पाई थी। ये सब सुनकर वो काफी खुश होती है और फिर पुरुषोत्तम वैदेही को राजू के घर छोड़ देता है। अगले दिन वैदेही फिर से थिएटर पहुंचती है। वो दरअसल आज फिर से जानकी से मिलने आई थी। कुछ मुलाकातों में वो एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती है। वैदेही की प्रेगनेंसी की बात सुनकर जानकी भी उसे बताती है कि वो भी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। उसी थिएटर में मनीष नाम का एक लड़का है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों को सीरियल में काम मिलने वाला है, इसलिए वो जल्द ही दोनों दिल्ली जाने वाले हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पुरुषोत्तम जानकी को पाना चाहता है, इसलिए वो उसे महंगे महंगे तोहफे देता है। जानकी उसकी सारी बातें समझती है, लेकिन वो उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। वो तो मनीष से प्यार करती है। और जब पुरुषोत्तम को जानकी और मनीष के बारे में पता चलता है तो वो मनीष को भड़काने लगता है कि वो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे बहुत पैसे खर्च करती है। और ये सारी बातें मनीष के दिमाग में बैठ गई थी। और फिर हम देखते हैं कि जानकी और मनीष रामायण का नाटक कर रहे थे। नाटक के ब्रेक में जानकी मनीष से बात करती है कि वो कब दिल्ली जाएंगे। तब मनीष कहता है कि तुम मेरे साथ दिल्ली नहीं जाओगी, तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरा बच्चा है या किसी और का। ये बात सुनकर जानकी काफी हैरान थी। उसने पुरुषोत्तम को लेकर जानकी पर गलत इल्जाम लगाए। वो चाहता है कि जानकी अबॉर्शन करा ले। तभी वहाँ पर वैदेही आती है। जानकी उसे सारी बात बताती है। वैदेही ने उसे समझाया कि उसे शादी से पहले मनीष से रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। इस बात का जानकी ने उसे जवाब दिया कि तुमने भी तो अपने पति के साथ 7 फेरे लिए थे और आज तुम उससे भाग रही हो। और अब नाटक फिर से शुरू हो जाता है। रामायण का सीन चल रहा था और अब माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी थी, लेकिन जानकी अग्नि परीक्षा देने से मना करती है कि राम को सीता पर भरोसा नहीं है। जिस पर राम यानी कि मनीष कहता है कि यदि सीता परीक्षा दे देंगी तो सबको भरोसा हो जाएगा कि वो पवित्र है। सीता यानी कि जानकी कहती है कि राम भी तो सीता से दूर थे, उन्हें भी तो परीक्षा देनी चाहिए और परीक्षा देंगे तो दोनों ही देंगे। पब्लिक की सारी बातें सुनकर जानकी पर नाराज होती है कि ये सब क्या चल रहा है। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो थिएटर पर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। और इन सब के बीच मनीष दिल्ली भाग जाता है। वहीं जानकी वैदेही को दूसरी जगह ले जाती है। आज जानकी को अपने हालात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर हमेशा औरतों को ही क्यों सहना पड़ता है। अग्नि परीक्षा हमेशा औरत की क्यों होती है, आदमी की क्यों नहीं। तभी वहाँ पर पुरुषोत्तम आता है। वो जानकी से कहता है कि लोग जानकी पर बहुत भड़के हुए हैं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसे पुरुषोत्तम के पास आ जाना चाहिए। ये सब सुनकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर जाने लगती है और लोग जानकी को बुरी तरह पीटने लग जाते हैं। इसी बीच उसका मिसकैरेज हो जाता है और वैदेही जानकी को हॉस्पिटल ले जाती है। अगले दिन वैदेही को पता चलता है कि जानकी को पीटने वाले लोग दरअसल पुरुषोत्तम के ही थे। इस बात पर पुरुषोत्तम भड़क जाता है और वो वैदेही का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि उसने उसके पति को इन्फॉर्म कर दिया है कि वैदेही यहाँ पर है। दरअसल रघु ने वैदेही का फोटो पेपर में छपवा दिया था और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, इसलिए उस नंबर पर पुरुषोत्तम ने कॉल करके रघु को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन ये सारी बातें पुरुषोत्तम की पत्नी सुन लेती है और वो
पुरुषोत्तम पर हमला करके वैदेही को वहां से ले जाती है। और अब जब तक रघु वहां पर पहुंचता है, वैदेही वहां से भाग चुकी थी। वो जाकर ट्रेन में बैठ जाती है। तभी वहां पर कुछ डाकू आ जाते हैं। वो सब लोग को लूटने लग जाते हैं। तभी वहां पर भोला आ जाता है और वो डाकुओं को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन ये सब देखकर वैदेही बेहोश हो जाती है। भोला उसे उठाकर एक औरत जिसका नाम राम दुलारी है, वो उसे उसके पास छोड़ देता है। जब वैदेही की आंख खुलती है तो वो राम दुलारी को अपने सामने देखती है। राम दुलारी ने उसे बताया कि वो एक दाई माँ है। उसने कहा कि वो जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है। अगले दिन एक आदमी अपनी औरत को मार रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। राम दुलारी वहां जाकर उस औरत को बचाती है, साथ ही उसकी बच्ची को भी। ये सब देखकर वैदेही समझ जाती है कि राम दुलारी बहुत अच्छी औरत है जो औरतों की मदद करती है। साथ ही साथ वो गांव की औरतों को पढ़ाने का भी काम करती थी, क्योंकि वो जानती है कि जब तक औरतें शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगी। साथ ही साथ वहाँ के 2 लीडर थे, गजेंद्र और वीरेंद्र। वो औरतों का फायदा उठाते थे। राम दुलारी का बेटा प्रकाश, वो भी अपनी माँ की मदद करता है औरतों को शिक्षित करने में। इसके लिए वो एक कंप्यूटर लेकर आता है। वहीं वीरेंद्र की बेटी सुषमा और प्रकाश एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दिन वीरेंद्र का एक आदमी उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो जाकर सुषमा के पिता वीरेंद्र को ये बात बता देता है। वीरेंद्र अपने आदमी से कहता है कि वो प्रकाश को जान से मार दे। ये बात सुषमा सुन लेती है। वो तुरंत ही राम दुलारी के पास आती है और वो ये बात उसे बता देती है। ये बात सुनकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है और अब प्रकाश ही उसका इकलौता सहारा है। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सुषमा का अकेले जाना सेफ नहीं था और इसके लिए वैदेही और राम दुलारी सुषमा को उसके घर छोड़ने जाती है। लेकिन अब वीरेंद्र को सब कुछ पता चल चुका था और वो राम दुलारी और वैदेही को कैद कर लेता है। उन दोनों को अलग अलग कमरे में रखता है। साथ ही साथ उस पोस्टर के जरिए वो वैदेही को जान चुका था और अब वो उसके पति रघु को इन्फॉर्म करने वाला था। और कुछ देर बाद वीरेंद्र के साथी गजेंद्र ने रघु को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन इसी बीच सुषमा वैदेही को लेकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन उनके पास प्रकाश भी पहुंच जाता है। वो सभी मिलकर भोला के पास पहुंचते हैं जो कि एक डाकू है, लेकिन वो एक अच्छा वाला डाकू है। वहां पर वीरेंद्र के आदमी आ जाते हैं। भोला उन आदमियों को पीटता है और उन्हें वहां से भगा देता है और वो तीनों भोला के साथ रहने लग जाते हैं। और ये बात जब गजेंद्र और वीरेंद्र को पता चलती है तो वो राम दुलारी के पास जाते हैं जो अब भी उनकी कैद में थी। वो दोनों मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे आग में जिंदा जला देते हैं। ये खबर सुनकर भोला और वैदेही को बहुत बुरा लगता है। वो ठान लेता है कि वीरेंद्र और गजेंद्र से वो इस बात का बदला लेकर ही रहेगा। और फिर रघु भी वहां पर पहुंच जाता है। उसे गजेंद्र बता देता है कि वैदेही डाकू भोला के पास छुपी हुई है और रघु भोला के पास पहुंच जाता है। रघु वैदेही से मिलने की उसे परमिशन मांगता है। भोला उसे परमिशन दे देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि सिर्फ बात ही करनी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और फिर रघु वैदेही से मिलने जाता है। तभी पीछे से वीरेंद्र के आदमी भी आ जाते हैं। भोला को पहले ही पता था कि सब ऐसा ही करेंगे। उन सभी में बहुत मारपीट होती है और भोला वैदेही के पति रघु को भी जान से मारने वाला था, लेकिन वैदेही उसे रोक लेती है। उसने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन वैदेही अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती। वो अब भी उसे बचा लेती है। भोला वैदेही, प्रकाश और सुषमा को वहां से जाने देता है और रघु भी वहां से चला जाता है। भोला सीधा गजेंद्र और विजेंद्र के घर पहुंचता है। उनमें बहुत ज्यादा मारपीट होती है। गजेंद्र तो मारा जाता है, लेकिन वीरेंद्र वहां से भाग जाता है। और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वीरेंद्र ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है और वहां वो लोगों के बीच भाषण दे रहा है। तभी वहां पर वैदेही पहुंच जाती है। वो उसका माइक छीनकर लोगों से कहने लगी कि वीरेंद्र एक ऐसा इंसान है जिसने कई औरतों का शोषण किया है। और वीरेंद्र गुस्से में वैदेही को एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन वैदेही फिर भी नहीं रुकती। वो कहती है, वो उन लोगों को सब कुछ बताती है कि किस तरह
गजेंद्र वीरन ने राम दुलारी के साथ जबरदस्ती की और उसे जिंदा जला दिया। और वही नहीं, कितनी औरतों के साथ इन लोगों ने गलत किया है। ऐसे मर्दों के लिए औरतें सिर्फ हवस होती हैं और बच्चे पैदा करने वाली मशीन। इनकी आंखों में औरत के लिए कोई इज्जत नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरतें अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेती। उनके साथ जो भी हो रहा है वो हालात से समझौता कर लेती हैं। औरतों को अपने हक के लिए लड़ना होगा, नहीं तो उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा। फतेही की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद औरतों में काफी हिम्मत आती है और उनकी भीड़ ने वीरेंद्र को मार दिया। रघु ने भी वैदेही की बातें सुन ली थी। आज सच में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वैदेही से माफी मांगी। यहाँ से कहानी हमें कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ अमेरिका में जहाँ रघु और वैदेही को हम उनकी बेटी के साथ देखते हैं, जिसका नाम राम दुलारी है। तभी वहाँ पर टैक्सी से राजू भी आ जाता है। उसने बताया कि उसने मैथिली से शादी कर ली है। साथ ही वैदेही ने उससे कहा कि 2 दिन बाद जानकी का यहाँ पर शो है और वो मैथिली को लेकर यहाँ जरूर आए। दरअसल वैदेही ही जानकी को लेकर यहाँ पर आई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।